नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 26 फरवरी 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक्सप्लेन पेज पे 3 आर्टिकल्स हैं। तीनों में फर्स्ट आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है वीआईपी सिक्योरिटी से। दूसरा आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू यूक्रेन की एक शॉर्ट हिस्ट्री है, थोड़ा सा एक बार नज़र डाल लेंगे लास्ट में। इसके अलावा असम के एक वॉरियर बहुत ही इंपॉर्टेंट जिनसे संबंधित अभी न्यूज़ है कि उनका एक स्टैचू इनाग्रेट किया गया है। ठीक है, नाम है लाशित बोरफुकन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को हम देखेंगे कि इनके 2 इंपॉर्टेंट बैटल्स की स्टोरी है वो क्या है, जानेंगे। तो ये 3 आर्टिकल्स हैं, तीनों को एक बार देखेंगे। अभी फर्स्ट आर्टिकल है वीआईपी सिक्योरिटी से रिलेटेड, किसको मिलती है, कैसे मिलती है, थोड़ा वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वीआईपीज़ होते हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए 6 तरीके के कवर प्रोवाइड किए जा सकते हैं अलग अलग लेवल पे, जैसे एक्स, वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एंड एसपीजी। ठीक है, ये 6 तरीके की जो सिक्योरिटी लेवल है वो प्रोवाइड की जाती है। एसपीजी का फुल फॉर्म हो गया स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो एसपीजी जो है वो ज़्यादातर अगर हम देखें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये मिलता किसको है, पीएम और पीएम की जो इमीडिएट फैमिली है, जैसे बच्चे हो गए या फिर पीएम की फैमिली इमीडिएट, दैट मीन्स उनकी वाइफ, राइट, वो हो गए, मतलब मेनली तो उनकी वाइफ। ओके, तो उनको प्रोटेक्शन इस तरीके से प्रोवाइड की जाती है। और इसमें ये देखा जाता है जब भी प्रोटेक्शन दी जाती है उसके पहले प्रॉपर असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, कि कितना थ्रेट है, क्या है, उसके हिसाब से ये सिक्योरिटी लेवल है वो प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर एक्स सिक्योरिटी दी जानी है तो उसमें क्या होगा, एक गनमैन जो होगा वो इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करेगा। केवल एक्स सिक्योरिटी में एक इंडिविजुअल होता है। वाई सिक्योरिटी की बात करें तो एक गनमैन तो होगा जब मोबाइल हो, मतलब जिस वीआईपी को वो वाई सिक्योरिटी मिली है ना, वो जब भी कभी कहीं आएगा जाएगा तो उसके साथ में एक गनमैन एनी टाइम रहेगा। और जहाँ पर वो रहेगा, स्टैटिक सिक्योरिटी, दैट मीन जहाँ पर वो रुकेगा, जैसे उसका रेजिडेंस है, उस घर है, तो वहाँ पर एक इंडिविजुअल एनी टाइम डिप्लॉयड रहेगा, जिसके लिए 4 जनों का डिप्लॉयमेंट होगा जो कि रोटेशन बेसिस पे चलते रहेंगे। आज एक की ड्यूटी है, फिर दूसरे की कल है, फिर तीसरे की कल है। इस तरीके से 6-6 घंटे की 4 जनों की ड्यूटी रोटेशन बेसिस पे चलती रहती है। अगर वाई प्लस सिक्योरिटी दी है तो इसमें 2 पुलिसमैन होंगे साथ में, और 2 पुलिसमैन में भी परमानेंट हो गए ना वो, तो वो रोटेशन बेसिस के लिए 4 जने होते हैं, 2-2 का साइकिल चलता रहता है, 12-12 घंटे की ड्यूटी। मोबाइल सिक्योरिटी हो गई, और साथ में एक जना जो है वो रेजिडेंट सिक्योरिटी होगा जिसके लिए 4 जने अलोकेटेड होंगे। इसका मतलब एक जना अभी है, 6 घंटे बाद में दूसरा जाएगा, फिर 6 घंटे बाद में दूसरा, ऐसे एक रूटीन चलता रहता है। हो गई सिक्योरिटी वाई प्लस। फिर आ जाओ जेड। जेड में क्या होता है, 6 गनमैन होते हैं, वो तो मोबाइल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, और 2 जने हैं वो घर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, और 8 जने ओवरऑल होंगे, 2-2 जनों का 4 स्लॉट में डिवीजन। इसी तरीके से आप देख सकते हो जेड प्लस सिक्योरिटी अगर किसी को दी हुई है तो 10 पर्सनल्स होंगे मोबाइल सिक्योरिटी के लिए, मतलब अगर चल रहा है वो वीआईपी तो उसके साथ साथ में 10 जने रहेंगे, है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और 2 जने हैं, 2 जने मतलब 8 जने होंगे, उनमें से 2-2 जनों का वो राउंड चलता रहेगा रोटेशन बेसिस पे। ठीक है, 6 घंटे एक जना, फिर 6 घंटे, फिर 6, इस तरीके से हो जाता है। तो ये रही आपकी जेड प्लस सिक्योरिटी तक की बात। और फिर एसपीजी की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर लेवल तक मिलती है, वो तो और भी अपर लेवल की हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंगना रनौत को जो सिक्योरिटी लेवल मिला हुआ है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, 2020 में जब शिवसेना के साथ में जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चला था कंगना रनौत का, उस टाइम पर इनको सिक्योरिटी दी गई थी। ऐसे में ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से पहले क्या क्या चीज़ें असेस की जाती है, अब वो देखते हैं। देखो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपने लेवल पे सिक्योरिटी का पूरा चेकअप करती है कि वाकई में जिस इंडिविजुअल को सिक्योरिटी की ज़रूरत है उसको कितना थ्रेट है, कहीं पर उसकी ज़िंदगी खतरे में तो नहीं है। और वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के बेसिस पे, इनपुट के बेसिस पे ये डिसीजन लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है वो हो गया, तो उनके इंटेलिजेंस का तो यूज़ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का यूज़ करती है स्टेट गवर्नमेंट, कि हाँ वाकई में हमें प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है या नहीं वीआईपी को। ठीक है ना, तो इस तरीके से। और उसमें क्या देखा जाता है कि उनके आसपास में कहाँ पर कोई लाइफ को इंजर करने के लिए कोई पर्सन आसपास में ऐसा कोई भटक तो नहीं रहा है, कोई टेररिस्ट जो है उनके टारगेट पे तो नहीं है वो इंडिविजुअल जो वीआईपी है। ठीक है, फ़ोन कॉन्वर्सेशन इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें ह्यूमन इंटेलिजेंस इन सारों को एनालाइज करके फिर देखा जाता है कि वाकई में सिक्योरिटी देनी है या नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर सिक्योरिटी दी जा रही है तो उसमें होम मिनिस्ट्री का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और साथ में प्राइम मिनिस्टर जैसे अभी हम देखें कि सिक्योरिटी कवरेज देना है तो किसके द्वारा किसको कितना और कितने कौन कौन से इंडिविजुअल डिप्लॉय होंगे उससे संबंधित भी डिस्कशन होता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा देखें कि सिक्योरिटी मिलती किसको है, जिसको लाइफ थ्रेट है उसको, और जो कि वीआईपी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो इंडिविजुअल जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए और जिनकी लाइफ अंडर थ्रेट है, डेंजर में है, तो उनको फिर प्रोटेक्शन दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो बेसिकली अभी न्यूज़ में क्यों आया है उसके पीछे कारण इतना सही है कि अभी जो गुरमीत राम रहीम, ठीक है, चीफ ऑफ डेरा सच्चा सौदा, उनको जो अभी रिलीज़ किया गया जेल से, वैसे तो 20 साल की जेल काट रहे थे वो, अभी उस जेल से छोड़ा गया है। तो उसके बाद में इस इंडिविजुअल को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। बेसिकली इनके खिलाफ जो केस चल रहा है वो ये है कि 2 वुमेन के साथ इन्होंने रेप किया था, ठीक है। तो ऐसे में अब ये पंजाब के इलेक्शंस चल रहे हैं तो इलेक्शंस के टाइम पे इनको सिक्योरिटी, इसी के अलावा यूपी में भी 25 बीजेपी पॉलिटिशियंस को सिक्योरिटी दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में वायलेंस हुआ था, बीजेपी लीडर्स का असैसिनेशन किया गया था, तो बोला इस तरीके के अटैक हो सकते हैं बीजेपी लीडर्स पे यूपी में भी, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए हमने ये सिक्योरिटी दी है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है, जो मुद्दा मेन था वो हमने देख लिया। आगे चलते हैं। फिर दूसरा आर्टिकल है यूक्रेन की एक छोटी सी हिस्ट्री से संबंधित। देखो, जब यूक्रेन को इन्वेड किया था ना रशिया ने, तो उसके पहले प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि जो यूक्रेन अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा है ना, बोले उसकी कोई हिस्ट्री ही नहीं है। इसके पीछे ये आप देखोगे कि यूक्रेन जो है वो बोले देन ही रशिया की है। तो इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि यूक्रेन अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट कंट्री था, सेपरेट कुछ ऐसा। तो यूक्रेन की ज्योग्राफी को अगर हम समझे तो आप यहाँ से देख सकते हो 3 और से तो रशिया ने कवर कर रखा है। इधर से देखोगे तो बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, इधर देख सकते हो रोमेनिया है, और ये छोटा सा कंट्री बीच में है मोल्डोवा, और ये नीचे आ गया ब्लैक सी जहाँ पर रशिया की ही पकड़ है। तो ऐसे में 3 और से तो अच्छे से कवर कर रखा है रशिया ने, और बाकी एक तरफ बचे हुए दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ ने कवर कर रखा है, ठीक है। तो ये हो गया ज्योग्राफिकल अगर हम बात करें। फिर अगर हम बात करें डेमोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूक्रेन की टोटल पॉपुलेशन जुलाई 2021 में 4.37 करोड़, और यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं उनमें 30% तो ऐसे लोग हैं जो कि रशियन स्पीकर है, रशियन लैंग्वेज बोलते हैं। देखो, एक तरीके से आपने सुना होगा कि स्लाव्स एक वर्ड आता है, स्लाव्स बेसिकली वो इंडिविजुअल्स हैं जो कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की जो फैमिली है ना, उस फैमिली में जो स्लाविक लैंग्वेज है जिसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं, जैसे जिसमें रशियन आ गई, ठीक है, पॉलिश आ गई, या फिर आप रोमेनिया की लैंग्वेज देख सकते हो, हंगरी की लैंग्वेज देख सकते हो, या फिर यूक्रेनियन लैंग्वेज देख सकते हो। ये सारी एक ही फैमिली की है। तो इन लैंग्वेजेस को बोलने वालों को स्लाव्स बोला जाता है, राइट। तो उसी स्लाव्स में आप देख सकते हो कि ये इंडिविजुअल्स है, स्लाव्स नहीं, स्लाव्स, SLAVS। 1 सेकेंड। तो अगर हम देखें तो यूक्रेन की जो लैंग्वेज है उसकी और रशिया की जो लैंग्वेज है उसकी मेन फैमिली एक ही है, ठीक है। तो इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो थोड़ा अगर हम जाने, अच्छा, यूक्रेन की जो एक कह सकते हैं ना कि इकोनॉमी वाइज देखें तो यूरोप में यूक्रेन सबसे गरीब देश है। पर कैपिटा GDP अगर देखें तो सबसे कम है यूक्रेन की बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, ठीक है। अब देखो, हिस्ट्री की बात करें तो अर्ली हिस्ट्री देखो, यूक्रेन जो था एक तरीके से बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन पे था। कीवन रश का मतलब हो गया, रश का मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर कीवन ट्राइब जो थी उसकी पकड़ थी, ट्राइब का हो या फिर एथनिक लोग जो थे, जिनमें ईस्टर्न स्लाविक, बाल्टिक, फिनिक सारे लोग एक साथ रहते थे। एक फेडरेशन था ये, मतलब ग्रुप ऑफ एथनिक इंडिविजुअल्स, जो कि बहुत सारे अलग अलग ग्रुप में रहने वाले लोगों का सबका एक वो था, गणराज्य तरीके के सिस्टम था एक तरीके से। आज का जो मॉडर्न यूक्रेन है ना, वो बेलारूस, रशिया, ये सारे के सारे इस कीवन रश में आया करते थे। मतलब ये पूरा एरिया एक साथ, जो हम यहाँ पे मैप ये देख रहे हैं ना मैप, ये सारा कीवन रश वाला एरिया था, ठीक है। और भी थोड़ा एक्सपेंड कर लो इसको। ये बात हो रही है 90, मतलब आप मान के चलो 9th सेंचुरी के लगभग, 9th सेंचुरी AD। अब इसके अलावा 988 की बात करें तो ग्रैंड प्रिंस व्लादिमीर वहाँ का एक किंग बनता है, ठीक है। उसने क्रिश्चियनिटी को अपने राज्य का धर्म बता दिया कि बोला हमारा आपसे धर्म क्रिश्चियनिटी है।
फिर जो कीवन रश है वो धीरे धीरे अपनी पावर और गेन करता है, और आप देखोगे 10th और 11th सेंचुरी में पीक पे पहुंच जाती है पावर, एकदम पीक पे। और उस टाइम पर जो मेन किंग था उसका नाम था यारोस्लाव यारोस्लाव द वाइज, ठीक है। फिर आप देखो 13th सेंचुरी की बात करें तो मंगोल एम्पायर जैसे एक्सपेंड होती है। मंगोल एम्पायर आपको पता है मेनली मंगोलिया, चाइना, इस वाले एरिया में पकड़ती, तो वो धीरे धीरे जैसे एक्सपेंड होती है तो यहाँ पर ये जो कीव वाला एरिया है, कीव का मतलब ये जहाँ पर मेनली कन्फाइंड था कि क्या कीवन रश, ये डिक्लाइन करना शुरू कर देता है और मंगोल्स की पकड़ वहाँ पे बन जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि कीव रश में हमने देखा मल्टी एथनिक ग्रुप थे ना, वो अब धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने लग जाते हैं, और उनमें से एक ग्रुप था ग्रैंड ड्यूशी, लिथुआनिया के जो एरिया में रहते थे, बाल्टिक सी है ना, वहाँ पर लिथुआनिया कंट्री है, वहाँ पर ग्रैंड दूशी, ये एक एथनिक ग्रुप था, मल्टी एथनिसिटी का था, बहुत सारे एथनिक ग्रुप का मिलकर के इन्होंने अपनी डोमिनेंस बनाई, और ऐसे करके ये एक पूरे एरिया पे पकड़ बन जाती है लिथुआनिया के लोगों की। फिर देखो 1648 में यूक्रेनियन जो कोसाक्स थे, मतलब एक नया आप कह सकते हो नई ट्रेंड, जैसे हमारे यहाँ पर अलग अलग रूलर्स थे ना, कहीं सल्तनत इरा में आप देखते हो कभी सैयद आ गए, कभी खिलजी आ गए, कभी तुगलक आ गए, उस तरीके से अब यूक्रेनियन कोसाक्स का रूल था, ठीक है। तो जो पोल्स थे, दैट मीन्स जो पोलैंड के लोग थे, उन्होंने मतलब उनके खिलाफ में यूक्रेनियन कोसाक्स ने क्या कर दिया, अब रिवोल्ट करना शुरू कर दिया और कीव पे अपनी पकड़ बना ली, ठीक है। अब कोसाक्स जो थे इनमें कुछ लोग ऐसे थे जिनको हेटमेनेट बोला गया। हेटमेनेट का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे पॉलिटिकल रूलर जो कि मिलिट्री में अपनी अच्छी पकड़ बना के रखते हैं, मतलब एक तरीके से मिलिट्री रिजीम यहाँ पर स्टैब्लिश हो गया, कहाँ पर, कीव में, ठीक है। और जो आज का यूक्रेन है वहाँ पर अब जो एक तरीके से यूक्रेनियन कोसाक्स थे उनका रूल आ जाता है, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पर जब एम्प्रेस कैथरीन, कब, 1762 से 96 के बीच में, ये 18th सेंचुरी की बात होगी, तब रशिया ने हेटमेनेट, दैट मीन्स ये जो मिलिट्री रिजीम था ना, इसको स्क्रैप कर दिया और एम्प्रेस कैथरीन ये क्वीन बन के बैठ जाती है। फिर आ जाओ आगे, जारिस्ट पॉलिसी आ जाती है। अब जार आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब तक लड़ा गया था 1918 तक, तब तक रशिया में रूल जार का ही चल रहा था, ठीक है। उन्होंने अपना एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा था, रशियफिकेशन, मतलब रशियन लैंग्वेज, रशियन कल्चर, रशियन बिहेवियर, इसको हमें एक्सपेंड करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और उसमें जो यूक्रेन में ये जो यूक्रेनियन कोसाक्स थे ना, इन पर भी इनका इन्फ्लुएंस आने लग गया। फिर आपको पता ही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ही 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो जाता है, उसके बाद में वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का रिजीम आता है, और कम्युनिस्ट पार्टी भी इसी चीज़ को कंटिन्यू करती है कि कैसे भी करके यूक्रेनियन के जो लोग हैं, यूक्रेन या आसपास के जो लोग हैं, वहाँ पर रशियन इन्फ्लुएंस मैक्सिमम हो। पर टाइम जैसे जैसे बीतता है तो एक बार तो यूक्रेन को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, पर 1922 में यूएसएसआर का इंटीग्रेशन हो जाता है, यूएसएसआर की स्टैब्लिशमेंट हो जाती है और उसका पार्ट बन जाता है यूक्रेन। तो ऐसे में यूक्रेन जैसा कोई सेपरेट कंट्री तो अभी तक दिखा नहीं, यही चीज़ बताई जा रही है। बाकी रशिया जो है, इसकी जो मेन एम्पायर बनी वो जार के अंडर बनी, ठीक है, या फिर ये जो एम्प्रेस कैथरीन थी इसके अंडर में आई कि हाँ जी रशिया भी कोई चीज़ है। और वैसे आप देखो कि रशिया वर्ड है वो जो हम शुरू से बात कर रहे हैं, जो एथनिक ग्रुप जिसने मेन रिजीम अपना पकड़ में रखा वो कौन थे, कीवियन रश। और ये रश जो वर्ड था ज़मीन के लिए यूज़ किया गया था, ठीक है। जो स्लाव लैंग्वेज होती है, स्लाव फैमिली जो है, इंडो यूरोपियन फैमिली जो है, लैंग्वेज फैमिली, उसी का एक वर्ड है ये, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये हमने ऑलरेडी बात ही कर ली है कि 1922 में यूएसएसआर बन गया, यूएसएसआर के साथ मिलकर के, और फिर बाद में यूक्रेन ने कंटिन्यू की अपनी जर्नी 1991 तक। फिर यूक्रेन सेपरेट हो जाता है, ठीक है, रेफरेंडम करवाया जाता है पूरा, और यूक्रेन के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं लियोनिड क्रावचुक, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे में फिर यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में 3 कंट्रीज मेन होते हैं, बेलारूस, रशिया, यूक्रेन। इन तीनों ने मिलकर के और अपना एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS स्टैब्लिश किया। तो ये पूरी छोटी सी एक हिस्ट्री थी यूक्रेन की, क्योंकि यूक्रेन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, थोड़ा हमने जान लिया ये, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं अभी अहोम वॉरियर, मतलब असम में जो पुराने टाइम से एक एथनिसिटी रही है अहोम, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं हम।
उनके लीडर जिनका नाम लाशित बोरफुकन, और उनके दो इंपॉर्टेंट बैटल्स, एक तो बैटल रहा अलाबोई का और एक रहा सराय घाट का। तो ये थोड़ा जानते हैं इनके बारे में डिटेल। देखो, अगर कंटेक्स्ट की बात करो तो कंटेक्स्ट तो सिंपल है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी फ्राइडे को असम गए 3 दिन की विजिट के लिए, और उन्होंने एक 400 मतलब एक स्टैचू इनॉग्रेट किया, ठीक है, असम में। और वो स्टैचू किसका था? लशित बोरफुकन, जो कि अहोम फोर्सेस का कमांडर हुआ करता था। और ये टाइम क्या था? ये बेसिकली 400th बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है, किसकी? लाशित बोरफुकन की। तो लाशित ही हम बोलेंगे। तो लाशित जो था उसकी जो 400th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उस टाइम पर ये स्टैचू इनॉग्रेट किया गया। तो ये अपने आप में असम में जो नेशनलिज्म है, असमीज नेशनलिज्म, कि हाँ हम असमीज हैं, हमारी खुद की एक आइडेंटिटी है, लैंग्वेज है, कल्चर है, ठीक है, हमारी ज़मीन है, तो उस नेशनलिज्म के लिए ये हीरो है, ठीक है। इसकी मतलब ये जो लीडर है, इनकी एक वॉर मेमोरियल तो है कहाँ पर? अल्बोई में, और दूसरा वॉर मेमोरियल आप देखोगे कहाँ पर है, जो अभी हम देखेंगे आगे, सराय घाट में। तो ऐसे में आप देखो, सबसे पहले तो लाशित्स एरा, ये टाइम कौन सा था? ये टाइम था जब मुगल्स ने अटैक किया था असम वाले एरिया में, अहोम जो रिजीम था अहोम किंग पे। तो अहोम किंग के लिए फाइट करने वाली जो कम्युनिटी थी, अहोम्स ही थे वो, और उनमें से एक लीडर था जिसने ब्रेवली मुगल अटैक को काउंटर किया था, दोनों जगहों पर, जमीन पे भी और पानी में भी, ठीक है। तो ऐसे में आप देखोगे कि जो नेबरिंग स्टेट है, कौन सा एरिया? असम के आसपास का जो एरिया है, जिसमें आप नागालैंड भी देख सकते हो, मणिपुर भी आ गया, मिजोरम से भी बॉर्डर शेयर होती है असम की, अरुणाचल, मतलब नॉर्थ ईस्ट मेजरली, वहाँ पर अहोम्स का रूल था। और लगभग 13वीं से 19वीं शताब्दी तक अहोम्स का रूल रहा वहाँ पर, 600 साल तक राज रहा। इसमें 1615 से 1682 के बीच का अगर टाइम देखें 17वीं शताब्दी में, तो मुगल एम्परर्स, चाहे वो जहांगीर हो, चाहे फिर वो शाहजहाँ हो, चाहे औरंगजेब हो, पर इनमें मेन तो जहांगीर ने अटैक करवाए और औरंगजेब ने करवाए, ठीक है। बात है जनवरी 1662 की, जब मुगल गवर्नर, बंगाल का जो मुगल गवर्नर कौन था उस टाइम पे? मीर जुमला, उसकी फोर्सेस ने अहोम आर्मी के साथ लड़ाई की, ठीक है। टारगेट था कि कैसे भी करके अहोम रिजीम को ख़त्म किया जाए। फिर 67-82 के बीच की बात करें तो वहाँ पर अहोम जो है वो बहुत सारे रूलर्स के अंडर आए, मतलब लगातार बैक टू बैक वहाँ पर जो किंग है वो बदलते गए अहोम्स की अगर बात की जाए तो, ठीक है। उनमें से मेन किंग जो जिसके टाइम पे शुरुआत होती है ये कॉन्फ्लिक्ट्स की, मुगल्स की और इनकी अहोम्स की, वो था चक्रध्वज सिंघा, ठीक है। उसने अपनी तरफ से काउंटर ऑफेंसिव अटैक करने शुरू कर दिए थे, कारण कि जो बंगाल का जो गवर्नर था उसने ज़मीन सीज कर ली थी बहुत सारी अहोम की, तो कैसे भी करके अपनी ज़मीन को रिकैप्चर करना था। और उन्हीं लड़ाइयों में से एक लड़ाई थी जिसमें लाशित को हम यहाँ पर रिमेंबर कर रहे हैं। तो पहली लड़ाई है आला बोई की। आला बोई जो है अगर देखें तो देखो 1669 में औरंगजेब ने अपने एक लीडर राजपूत राजा राम सिंह फर्स्ट, ये जहाँ तक है जयपुर के राजा थे, ठीक है ना, तो इनकी लीडरशिप में अहोम से ज़मीनें फिर से कैप्चर करने के लिए कि हाँ जी, जो चक्रध्वज सिंघा के रिजीम के टाइम पे जिस तरीके से ज़मीनें रीगेन कर ली थी अहोम ने, उनको हमें छुड़वाना है कैसे भी करके। और उसी टाइम पे 5 अगस्त 1969 को, 1969 नहीं 1669 होगा, ये लड़ाई होती है अल्बोई की। और अल्बोई हिल्स जो है वो दादरा, जो कि नॉर्दर्न गुवाहाटी, मतलब मेन जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन है वहाँ उस एरिया की हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, वहाँ पर लड़ाई होती है। और इसमें आप देखो जो बोरफुकन मतलब लाशित बोरफुकन, इन्होंने अपनी तरफ से अपने नॉलेज का यूज़ किया, अपनी टेरिटरी का यूज़ किया, और ओपन बैटल ना करते हुए इन्होंने गुरिल्ला वारफेयर मतलब छुप कर के अटैक किए। शुरुआत में बहुत बुरा हाल कर दिया था राम सिंह की जो फौज थी पूरी का, बट कैसे जैसे करके अपनी पकड़ बना ली वहाँ पर इन्होंने, किसने? मुगल्स ने। फिर आप देखोगे कि अल्बोई का बैटल तो हो गया ज़मीन पर दूसरी तरफ अगर हम सराय घाट का बैटल अगर देखें तो वो था एक तरीके का नेवल बैटल। इसका मतलब ब्रह्मपुत्रा रिवर के पानी में लड़ाई लड़ी गई थी वो, तभी तो ये देखो स्टैच्यू जो है वो कहाँ पर बनाया गया है? ब्रह्मपुत्रा रिवर में, ठीक है। और इस चीज़ को यहाँ पर जब इन्होंने देखा, जो राम सिंह मेन जो कमांडर था मुगल आर्मी का,
उसने अपनी पूरी आर्मी को अटैक पे लगा दिया, ठीक है। तब फिर बाद में ये बैटल जो था, इसमें जो अहोम्स ने अपनी ब्रेवरी जो शो की, उस ब्रेवरी को ही यहाँ पर अपने आप में सैल्यूट किया जा रहा है इन स्टैच्यूज के बेसिस पे, ठीक है ना। तो यही चीज़ बताई जा रही है। तो राम सिंह ने अपने औरंगजेब को जब लेटर लिखा तो पूरी डिटेल बताई कि बोले एक एक बंदा कितना शानदार वॉरियर है यहाँ पर, ठीक है, वो सारी प्रेज कर दी है। ये था सारा मुद्दा। अब देखो पॉलिटिक्स है सारी की सारी, जिसके बारे में हमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। फिर भी अगर आप लगाना चाहो तो आपके सामने स्क्रीन पर है, पढ़ लेना। तो ये है लासित के बारे में, लासित बारफुकन के बारे में पूरी डिटेल। आगे चलते हैं। मुगल्स के खिलाफ लड़ाई थी ये। अब हम आ गए फ्रंट पेज पे। देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही व्लादिमीर पुतिन के साथ में जो बातचीत की रशियन प्रेसिडेंट के साथ में, तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब टाइम आ गया है कि हम हमारे कुछ ऐसे हथियार तैयार करें जो कि अपने आप में यूनिक हो, और अगर हम हमारे एडवर्सरी पे अटैक करें तो वो उसको सरप्राइजिंग लगे। इसका मतलब कि उसको पता भी नहीं है वो कि कैसे लड़ाई लड़ने के लिए इंडिया ने अपनी तैयारियां कर रखी है। इसके पीछे कारण क्या है? मेन पॉइंट ये है कि जब आसपास में जब हमारे एडवर्सरीज हैं उनको ये पता है कि हमारे पास में कैसे वेपन है, तो उन वेपन्स को वो न्यूट्रलाइज करने के लिए पहले से तैयार रहते हैं कि हाँ भाई ये अटैक होगा तो हमें ये हथियार डिफेंस में यूज़ करना है या फिर ये तैयार करना है। तो ऐसे में हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमारे पास में ऐसे यूनिक वेपन हो जिनका कोई जवाब ही ना हो हमारे दुश्मन के पास में। बेसिकली अभी यूक्रेन में क्या हो रहा है, यही हो रहा है कि यूक्रेन अगर कोई अटैक करे तो उधर रशिया ने अपनी तरफ से पूरी डिफेंस तैयार कर रखी है कि हाँ भाई इस बीमारी का इस मर्ज का ये इलाज है, ठीक है। तो ऐसे में आज अगर हम देखें तो जो परिस्थिति हमारी बनी हुई है जिसमें टाइट रॉप वॉक, दैट मीन्स ऐसी परिस्थिति कि जैसे आगे कुआ पीछे खाई, ठीक है। तो उस परिस्थिति में आज अगर हम अपने आप को पाएं तो उसमें एक वजह तो क्या है कि हम मिलिट्रीली मॉस्को पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। लगभग 60 to 70% हमारा मिलिट्री हार्डवेयर हम कहाँ से परचेज कर रहे हैं, किस पर डिपेंडेंसी है हमारी? रशिया पे। तो इस केस में हमें खुद को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये बेसिकली जो पॉइंट है, ये आत्मनिर्भरता लानी है हमें डिफेंस में, और अभी एक्शन का टाइम आ गया, ये चीज़ बताई गई है, ठीक है ना। इसके अलावा अभी बताया जा रहा है कि जितना बजट अलोकेट किया गया है डिफेंस के लिए, उसमें 70% तो हमने बोला डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रखा है कि अब कैसे भी करके हम हमारी खुद की, कहते हैं ना, मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है, आत्मनिर्भर अभियान जो हमारा है, उसको हम फुल फ्लेजेडली इम्प्लीमेंट करें। तो ऐसे में अगर हम आगे देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है और अपनी तरफ से पहले ही एक तरीके से पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, इसका मतलब कि कैसे भी करके हमें हमारे डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स तैयार करनी है एक डिफेंस की अगर बात करें। और ऐसे में 54,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो भी साइन होने वाले हैं और हो भी गए हैं लगभग, बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस पे चल रहे हैं वो। और टोटल जो अगर देखो तो 4.5 लाख करोड़ का पूरा काम होगा इस डिफेंस प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें इंडिया में। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से 350 नए इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज हैं जिससे कि रिलीज़ किए हैं, जिससे कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके। 200 तो ऐसे लाइसेंसेज हैं जो कि 2001 से 2014 के बीच में रिलीज़ किए गए हैं, और बाकी आपको पता है 2014 के बाद में लगभग 150 नए इशू किए जा चुके हैं। मतलब हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए 2000 से ही रेडी हैं। हमारे यहाँ पर एक तो DRDO, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। तो इनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट हो और इनका कोलैबोरेशन करवाया जाए प्राइवेट सेक्टर के साथ में, तब जा कर के काम होगा। और प्राइवेट सेक्टर को एक अट्रैक्शन प्रोवाइड करने के लिए, स्टार्टअप्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इनोवेशन को प्रमोट करवाने के लिए सरकार ने ये फंडिंग भी अलोकेट कर रखी है। इसके अलावा 7 नए डिफेंस अंडरटेकिंग्स हैं वो स्टैब्लिश किए हैं। इसके बारे में हमने देखा था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं उनमें कुछ रिफॉर्म्स लाए गए थे। वो रिफॉर्म्स क्या हैं उनसे संबंधित हमने पूरा डिस्कशन किया था। तो उससे रिलेटेड एक बार मैं ढूंढूंगा वो वीडियोस कहाँ पर हैं, कौन सा डेट थी, मैं एक बार अगर मिलता है मुझे तो मैं लिंक है वो या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा या पिन कर दूंगा। तो
तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या ऑर्डिनेंस जो प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उससे संबंधित एक बार आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर पढ़ोगे कि क्या है हमारी तैयारियाँ, कहाँ कहाँ पर फैसिलिटीज़ है, क्या क्या चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि अभी तक देखें तो ये जो लड़ाई है ये हाइब्रिड वॉरफेयर में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसमें केवल कहते हैं ना कि केवल साइबर सिक्योरिटी वाला मुद्दा अकेला नहीं रह गया है, या फिर केवल ट्रेडिशनल मेथड जो थे लड़ाई के, जिसमें आप वेपनरी एक्सचेंज करते हो, एक दूसरे पे अटैक करते हो, वर्ड्स का एक्सचेंज होता है लीडर्स में, वो चीज़ें भी हो रही है, तो साथ में साइबर सिक्योरिटी वाला भी मुद्दा है। तो इस केस में हमें भी उसी तरीके से तैयार होना ज़रूरी है। और हमारे लिए तो हम बार बार बात करते ही हैं, हमारे लिए 2.5 फ्रंट सिक्योरिटी तैयार करनी ज़रूरी है। दो तो, एक तो पाकिस्तान, एक चाइना, और आधा आपको पता है इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो गया, नक्सलिज्म हो गया, या फिर आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी देखो कीव जहाँ तक है, अभी न्यूज़ देखी थी मैंने, 20-30 किलोमीटर के लगभग ही डिस्टेंस रह गई है, मॉस्को कैप्चर करने वाला है कीव को। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको निकालने का भी रास्ता निकाला गया है, रोमानिया, हंगरी तक। तो देखो जो यूक्रेन में फंसे हुए स्टूडेंट्स हैं उनको बाई रोड लाया जाएगा, और फिर उसके बाद में वहाँ से बाई एयर। तो अभी न्यूज़ भी थी कि मुंबई के लिए एक तो प्लेन रवाना भी हो गया बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेकर के। ये चीज़ है। यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है वो हमने सुबह देख ही लिया था कि इंडिया ने जो है वो अपनी तरफ से एब्सटेन किया है। देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं, जिसमें 5 तो परमानेंट है, 5 परमानेंट मेंबर यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना, इन पांचों के पास में वीटो पावर है। और ये पांचों के पांचों परमानेंट है, इनकी मेंबरशिप कहीं नहीं जाती है, ये एज इट इज़ बने हैं थ्रू आउट ईयर। अभी तक जब से यूएन बना है तब से परमानेंट है पांचों के पांचों। बचे हुए जो 10 हैं वो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, जिनका हर 2 साल में एक तरीके से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक वोटिंग होती है, उसके हिसाब से इनका अपॉइंटमेंट होता है इन कंट्रीज़ का। बचे हुए जो 10 हैं उनका, इन 10 के पास में ना तो परमानेंट सीट है ना इनके पास वीटो है। वीटो बेसिकली एक नेगेटिव वोट होता है, जो कि परमानेंट 5 मेंबर्स के पास में होता है ना, तो उस केस में परमानेंट 5 मेंबर्स में से एक भी बंदा अगर किसी भी रेजोल्यूशन के खिलाफ अगर वीटो यूज़ कर ले कि हाँ जी हम तो नहीं मानते इस बात को, तो वो रेजोल्यूशन वहीं ख़त्म हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही अभी रशिया के खिलाफ रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया यूएसए ने कि भाई रशिया ने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत है। तो रशिया को ये जो निंदा प्रस्ताव था इसमें यूएसए को सपोर्ट किया बचे हुए 10 कंट्रीज़ ने, तो टोटल 11 कंट्रीज़ ने इस निंदा प्रस्ताव को सपोर्ट कर दिया। तो अब 15 में से 11 ने अगर सपोर्ट कर दिया तो एकदम इसका मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज मिल गया इस बात को। पर फिर भी रशिया ने जैसे ही वीटो किया कि हम नहीं मानते इस चीज़ को, तो वीटो करते ही वो रेजोल्यूशन ही ख़त्म हो गया। तो ये 11 कंट्रीज़ तो फेवर वाले, एक रशिया खुद ऑपोजिट वाला, और बचे हुए 3 कंट्रीज़ जिन्होंने एब्सटेन कर दिया, उनमें से एक था इंडिया, एक था यूएई, एक था चाइना। इन तीनों ने एब्सटेन कर दिया, बोला हम वोट ही नहीं करेंगे। पर हाँ ये है कि लड़ाई की बजाय नेगोशिएशंस अगर हो, डायलॉग बेसिस पे अगर बातचीत हो, तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। ठीक है, तो ये था। इसके आगे अगर हम देखें रोमानिया, तो आज के पेपर में इतनी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिसे हमें डिटेल में देखना हो। इकोनॉमी पेज पर भी इतना कुछ खास नहीं है, स्पोर्ट्स पे भी इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, महंगाई का तो आपको पता ही है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी $100 के लगभग पर बैरल पहुंच रही है। तो हमारे यहाँ तो हम वैसे भी, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी सिक्योरिटी है, वो क्रूड ऑयल पे कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर महंगा होता है क्रूड ऑयल तो हमारे यहाँ तो महंगाई पहले ही बढ़ी हुई है। कोविड का अभी क्राइसिस ख़त्म हुआ नहीं कि अभी ये बैक टू बैक प्रॉब्लम आ गई। तो एक आम आदमी के लिए वही बात है, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, आम आदमी के लिए मुश्किलें हैं, लड़ाई तो रुकनी ही चाहिए। पर वही चीज़ है जिस तरीके के स्टेटमेंट अभी वर्ल्ड लीडर्स दे रहे हैं, जैसे इमैनुअल मैक्रो फ्रेंच प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन की कैपिटल को रशिया कैप्चर करता है तो उस केस में दुनिया पूरी ज़बरदस्त लड़ाई के लिए तैयार हो, लंबी लड़ाई चलने वाली है, ये ख़त्म नहीं होगी इतनी जल्दी। ठीक है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से भी बात की कि आप हमें यूनाइटेड नेशन में पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करो। ठीक है, इसके अलावा जो नेटो है और रशिया को नेटो के द्वारा, ईयू के द्वारा, और जो अमेरिका है, यूएसए, उसकी तरफ से भी बहुत कड़े स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। इवन जो रशियन लीडर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज़ किया जा रहा है। इस तरीके का माहौल बना हुआ है अभी। ठीक है, तो टाइम के साथ में और अपडेट मिलते रहेंगे। मेन जो चीज़ें थी वो हमने देख ही ली हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।